जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कैंसर क्या है और इसके कारणों तथा लक्षणों का वर्णन करें। ध्यान से देखिए बाबू, कैंसर के बारे में हम लोग को बताना है और साथ साथ कैंसर के कारण को बताना है और उसके लक्षण के बारे में बताना है। देखियो, कैंसर एक अति गंभीर रोग है जिसमें अनियमित वृद्धि वाली कोशिकाओं का समूह होता है। कैंसर एक गंभीर रोग है जिसमें अनियमित वृद्धि मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो कोशिकाओं के सामान्य व्यवहार एवं क्रिया को व्यग्र करता है। यानी कोशिकाओं का जो नॉर्मल व्यवहार होता है उसमें चेंजिंग लाता है, जिसके कारण कोशिकाओं की अनियंत्रित तथा आक्रामक वृद्धि होती है। यानी याद रखना है, कैंसर में क्या होता है बाबू कि एक अनियमित रूप से, यानी जो कोशिका विभाजन होती है बाबू, कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन होता है, तो उसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है उनमें काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसके अंदर आपको ये भी याद रखना है बाबू कि कैंसर में आदि ओंकोजीन्स, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कैंसर में आदि ओंकोजीन्स या आप डायरेक्ट ओंकोजीन्स भी याद कर सकते हैं, इसमें उत्परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा बाबू कि कैंसर क्या है। तो कैंसर एक अति गंभीर रोग है जिसमें अनियमित वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो कोशिकाओं के सामान्य व्यवहार एवं क्रिया को व्यग्र करते हैं, जिसके कारण कोशिकाओं के अंदर बाबू अनियंत्रित और आक्रामक रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। और कौन सी कोशिका में वृद्धि होती है बाबू, तो याद रखना है आदि ओंकोजीन्स में क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। तो समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था कैंसर के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कैंसर के कारण और लक्षण के बारे में। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैंसर एक प्रकार का रोग है जिसमें कोशिकाओं के अंदर अनियमित रूप से और आक्रामक रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। और कौन सी कोशिकाओं का समूह होता है बाबू, आदि ओंकोजीन्स। समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू कैंसर के क्या कारण हैं। तो पहला आपको कैंसर का कारण याद रखना है बाबू, धूम्रपान। धूम्रपान यानी स्मोकिंग के ले सकते हैं या कह सकते हैं बाबू धूम्रपान करने से मुख, गला तथा लैरिंग्स का कैंसर होता है। तो पहला रीजन है बाबू, ज्यादा मात्रा में धूम्रपान करने से क्या होते हैं बाबू, मुख यानी मुंह, गला और किसका, लैरिंग्स का क्या होता है, कैंसर होता है। दूसरा आपके पास कारण क्या है बाबू, तंबाकू। यानी तंबाकू खाने से मुख का कैंसर होता है। यानी जब भी अब तंबाकू जैसे गुटखा, पान हो गया, ये सब क्या होते हैं, तंबाकू होते हैं। तो तंबाकू खाने से किसका कैंसर होता है बाबू, मुख का कैंसर होता है। रसायन, कुछ रसायन जैसे निकोटीन, कैफीन, कोयला, धुआं के रसायन के कारण भी क्या होते हैं, कैंसर होते हैं। यानी निकोटीन, कैफीन, कोयला के धुआं में या कह सकते हैं सिंपल से धुआं में ज़्यादा रहने के कारण भी कैंसर होता है। सबसे मेन कारण एक और याद रखना है वो, शरीर के किसी भी भाग के अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने पर कैंसर होता है। यानी चोट लग जाने के कारण अगर घाव जल्दी नहीं भरता है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे स्तन कैंसर होता है, यानी नसबंदी, नलबंदी में भी क्या हो सकता है, घाव जल्दी ठीक ना हो तो कैंसर हो सकता है। तो यानी कोई भी क्षतिग्रस्त जो भाग है, शरीर का अंग है, वो ज्यादा समय तक अगर ठीक नहीं होता तो कैंसर की समस्याएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। समझ में आया बाबू। तो ये 4 कारण आपको याद रखना है। पहला धूम्रपान यानी स्मोकिंग करने से क्या होता है, मुख, गला और लैरिंग्स का कैंसर होता है। लैरिंग्स कहाँ होता है बाबू, लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र जो होती हैं, याद रखना। दूसरा बाबू तंबाकू, यानी तंबाकू खाने से मुख का कैंसर होता है। रसायन यानी निकोटीन, कैफीन, इन सब के यानी ज्यादा मात्रा में आपको ड्रग्स वगैरह का सेवन करने से भी कैंसर होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, शरीर के किसी भाग के अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से यानी घाव जल्दी नहीं भरने के कारण भी कैंसर होता है। तो 4 कारण आपको हमेशा याद रखना। ठीक है बाबू। अब हम लोग देखते हैं कैंसर के लक्षण क्या होते हैं।
लक्षण में याद रखना है बाबू, सबसे पहला है कि होठ, जीभ तथा स्तनों में गांठ बन जाना। इन कैंसर के कारण जो अनियमित रूप से वृद्धि होती है कोशिकाओं में, इनके चलते होठ, जीभ और स्तनों में क्या हो जाता है बाबू, गांठ बन जाता है। घाव का जल्दी ठीक नहीं होना, यानी घाव जल्दी ठीक ना हो तो इसका कारण कैंसर हो सकता है। तीसरा बाबू, मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद अनियमित रूप से क्या होगा, अनियंत्रित रक्तस्राव होता है, तो ये भी कैंसर का क्या है, कारण है। नेक्स्ट आपको याद रखना, तिल तथा मस्सा, तिल या मस्सा में अचानक क्या होना, वृद्धि होना कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आपको समझ में आया होगा कैंसर क्या है। तो कैंसर बाबू अनियमित रूप से वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का ये क्या होता है, समूह होता है। आपको याद रखना है कि कैंसर किसके किसके कारण होता है बाबू, धूम्रपान यानी स्मोकिंग, तंबाकू यानी टोबैको, रसायन या घाव के जल्दी ठीक नहीं होने पर भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो 4 कारण आपको याद रखना है। लक्षण की बात करें बाबू, होठ, जीभ और स्तनों में गांठ बन जाना, यानी जब भी बाबू स्तन यानी स्तन कैंसर बाबू महिलाओं में कॉमन कैंसर है, बहुत ज्यादा होता है। होठ में गांठ हो जाना, जीभ में गांठ हो जाना, इसके अलावा घाव का जल्दी ठीक नहीं होना। घाव अगर जल्दी ठीक नहीं होता है तो इसका मतलब है कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, मासिक चक्र यानी मनुष्यों में क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है मादा में। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में याद रखना, अगर रक्त का स्राव काफी ज्यादा हो रहा है यानी रक्त का भी बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब है कैंसर की समस्याएं हो सकती हैं। तिल या मस्सा के अचानक क्या होना, वृद्धि होना कैंसर का क्या है, कारण हो सकता है, और ये एक प्रकार का क्या है, कैंसर का लक्षण है। ठीक है बहुत, ये आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बाबू कि निम्न के कार्य को लिखना है। देखिए बाबू, आपके पास 4 दिए गए हैं, वृषण, अंडाशय, एंटीबॉडी और जीवाणु भोजिया, उसी को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इन चारों के आपको क्या लिखना है बाबू, कार्य लिखना है। एग्जाम में 2-2 मार्क्स से पूछ सकते हैं और 5 नंबर में आपको ये चारों दे सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके कार्य के बारे में बाबू, वृषण यानी टेस्टिस के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला टेस्टिस किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है वो टेस्टिस जो होता है पुरुष में, किस में बाबू, पुरुष का क्या है बाबू, पुरुष का नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। कौन बाबू, टेस्टिस, याद रखिएगा बाबू। और ये भी याद रखना है इसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सरटोली कोशिका पाई जाती है। किसके अंदर बाबू, वृषण के अंदर पाई जाती है, याद रहेगा बाबू। एक और बात याद रखिएगा बाबू, इससे कौन सा बाबू, एंड्रोजन, कौन बाबू, यानी टेस्टोस्टेरोन यानी यहां से क्या निकलता है बाबू, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, या कह सकते हैं एंड्रोजन, कौन बाबू, एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी बातें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है बाबू, अब देखिए पहला आपको याद रखना है शुक्राणु का निर्माण करता है, यानी जो नर युग्मक होता है, शुक्राणु यानी नर युग्मक का निर्माण करने का कार्य करता है। कहाँ बाबू, वृषण, यानी वृषण किसका निर्माण करता है, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। दूसरा आपको याद रखना है नर जनन हार्मोन का स्राव करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, इनका स्राव करने का काम कौन करता है, वृषण करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको याद रखना है, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, वृषण करता है। वृषण पुरुष का नर जनन अंग है, इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, मैंने बता दिया, सरटोली कोशिका पाई जाती है। ठीक है बाबू, और नर जनन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। अगर आपसे इसमें क्रोमोसोम की संख्या पूछे बाबू, शुक्राणु में टोटल 23 क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा याद रखना, ये कैसे होते हैं बाबू, अगुणित होते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी बातें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, वृषण के कार्य शुक्राणु का निर्माण करना, दूसरा नर जनन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। देखिए बाबू, अंडाशय कह रहा है किसका निर्माण करता है,
अंडाणु का क्या करता है, निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करने का काम कौन करता है बाबू, अंडाशय करता है। दूसरा मादा जन हार्मोन का निर्माण करता है। तो आपको मैं ये भी बता दूं बाबू, ध्यान से देखिएगा, जो अंडाशय होता है बाबू किस में पाया जाता है, महिला में क्या होता है, पाया जाता है। तो महिला का कौन बाबू, मादा, यानी कह सकते हैं मादा जनन क्या है, अंग है। याद रखिएगा बाबू, मादा जनन क्या है, अंग है। और यहीं से किसका निर्माण होता है बाबू, अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण करने का काम कौन करता है, अंडाशय करता है। दूसरा बाबू मादा जन हार्मोन, मादा जन हार्मोन जैसे प्रोजेस्ट्रॉन का, और साथ साथ बाबू एस्ट्रोजन, किसका बाबू, एस्ट्रोजन का क्या करता है, निर्माण करने का कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो दो हार्मोन आपको क्या रखना है, याद रखना। साथ साथ बाबू ये भी याद रखना है, अंडाणु में टोटल कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सर एक मिनट, 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 क्रोमोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये भी याद रखना है बाबू, ये भी कैसा होता है, तो याद रखिएगा कैसा होता है, अगुणित होता है। कैसे याद रखना है बाबू, अगुणित होता है। कौन बाबू, यानी याद रखना है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं है। तो याद रखेंगे अंडाणु का निर्माण करता है, साथ साथ मादा जन हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन और किसका बाबू, एस्ट्रोजन का स्राव करता है। और याद रखेंगे इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम होते हैं। और एक ऐसा होता है बाबू, अगुणित होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए, तो आपको ये याद रखना है। अब हम लोग बात करें बाबू कि जो हमारे पास कौन सा अंडाणु का जो स्राव होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है बाबू, याद रखिएगा LH हार्मोन जिम्मेवार होता है। और जो LH हार्मोन होता है बाबू, याद रखिएगा, यानी कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। इतना आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग के पास क्या है बाबू, कह रहा है वो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है बाबू, एंटीजन के साथ जुड़कर रोग जनकों को नष्ट करता है। यानी जब हमारे शरीर में रोग जनक पहुंचते हैं तो उन रोग जनकों को नष्ट करने का काम कौन करता है बाबू, तो याद रखिएगा एंटीबॉडी करता है। और दूसरा याद रखेंगे, एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और प्रोटीन अन्य प्रोटीन को सक्रिय करने का यानी एक्टिव करने का क्या करता है, कार्य करता है। कोई दिक्कत हो यहाँ तक। तो हमने क्या सीखा बाबू, जो अंडाशय है, अंडाणु का क्या करता है, निर्माण करता है। महिला का यानी मादा का जन अंग होता है, मादा जन हार्मोन का स्राव करता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन और कौन बाबू, एस्ट्रोजन। और ये कहाँ से निकलते बाबू, तो ये भी याद रखिए, कार्पस ल्यूटियम। कहाँ से निकलते हैं, तो इनमें अगर आपसे पूछे तो आप याद रखिए कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से क्या होते हैं बाबू, स्रावित होते हैं। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा, एंटीबॉडी में एंटीजन के साथ जुड़कर रोग जनकों को नष्ट करता है, अन्य प्रोटीन को सक्रिय करने का काम करता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है बाबू, देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है बाबू, 1 मिनट, लास्ट हम लोग के पास बचा हुआ है। लास्ट हम लोग के पास क्या है बाबू, जीवाणु भोजी। क्या याद रखना है बाबू, जीवाणु भोजी क्या है बाबू, तो एक प्रकार का क्या है बाबू, याद रखिएगा, जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस है। क्या है बाबू, तो पहला आपको याद रखना है कि जीवाणु भोजी एक प्रकार का क्या होता है बाबू, वायरस, यानी क्या होता है, विषाणु होता है, जिसको एक और नाम से बैक्टीरियोफेज, किसके नाम से बाबू, तो याद रखिएगा
बैक्टीरियो किसके नाम से बाबू, फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या है बाबू, तो ये जीवाणुओं के कोशिकाओं को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जीवाणु भोजी एक प्रकार के क्या है बाबू, वायरस है यानी विषाणु है, जो क्या करते हैं, जीवाणु के कोशिकाओं से जुड़कर उन कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करते हैं, जिसके कारण जीवाणु की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और शरीर रोग जनकों से क्या हो जाता है, बच जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बाबू, पालावृषण, अंडाशय, एंटीबॉडी और जीवाणु भोजी। एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, वो लिंग निर्धारण कितने प्रकार के होते हैं और मनुष्यों में लिंग निर्धारण का वर्णन करें। सबसे पहले कई बार एग्जाम में आपसे लिंग के बारे में पूछता है कि लिंग क्या है, तो कहिएगा बाबू वह जनन अंग जिसके द्वारा नर तथा मादा, जिसके द्वारा नर तथा मादा का निर्धारण होता है, लिंग कहलाता है। यानी जिसके द्वारा नर और मादा के बीच हम लोग अंतर बताएं, क्या कहलाएगा, वो लिंग कहलाएगा। तो कह सकते हैं वह जनन अंग जिसके द्वारा नर और मादा के बीच अंतर या नर और मादा का निर्धारण किया जाए, क्या कहलाएगा, लिंग कहलाएगा। और एक बात याद रखना है बाबू कि जंतुओं में या जीवों में खास तौर पे 4 तरीके से लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण क्रोमोसोम में आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा XX और XY। तो XX और XY किनमें होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना है बाबू XX और XY लिंग निर्धारण मुख्य रूप से मनुष्य और ड्रोसोफिला मक्खी में होता है। किन में होता है बाबू, ड्रोसोफिला मक्खी और मनुष्य में ये XX और XY लिंग निर्धारण होता है। समझ में आया बाबू? सबसे पहले आपको याद रखना जो XX होता है किसके लिए, मादा के लिए लिंग क्रोमोसोम है, और XY किसके लिए, नर के लिए लिंग क्रोमोसोम है। याद रहेगा बाबू। अगर हम लोग पुरुष की बात करें यानी मनुष्यों में पुरुष की बात करें तो याद रखेंगे उनमें क्रोमोसोम होता है 44 प्लस कितना बाबू, XY। और अगर हम लोग महिला की बात करें, महिला, तो इनके अंदर कितनी होती है बाबू, 44 प्लस कितनी होती हैं, XX होती हैं। और ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके पास है 44 दिख रहे हैं बाबू, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बाबू, ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, इनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बाबू, लिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। किनके नाम से, लिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ऑटोसोम टोटल 44 होता है, या आपसे कह सकता है वो कितना जोड़ा, 22 जोड़ा होता है। कौन सोम बाबू, ऑटोसोम होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि XX और XY लिंग निर्धारण किनमें होता है बाबू, तो मतलब मनुष्य और किसमें, ड्रोसोफिला में, जिसमें XX किसके लिए है, मादा के लिए, और XY किसके लिए है, नर के लिए। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब आपको मैं बता दूं किसके बारे में बाबू, अगर हम लोग बात करें किसके, XO और XX लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं बाबू XO किस में होता है बाबू, नर में, और XX किस में होता है, मादा में। और ये लिंग निर्धारण मुख्य रूप से काकरोच, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, टिड्डा, कीट में होता है। इसके अलावा से ग्रास हाफर पूछ सकता है बाबू। कौन हाफर बाबू, ग्रास हाफर। ग्रास हाफर में किसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है, तो याद रखिएगा XO और XX लिंग निर्धारण होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो क्या है बाबू, नर है, नर के अंदर कितना है बाबू, XO है, और साथ साथ मादा में कितनी है बाबू, XX है। आपको याद रखना है जितनी भी मादा में क्रोमोसोम की संख्या होगी, मादा में जितनी भी किसकी संख्या होगी, क्रोमोसोम की संख्या होगी, उससे ठीक एक कम किसमें होगा, नर में, क्योंकि O है। O मतलब यहाँ खाली रहता है बाबू, कौन सा स्थान है, रिक्त स्थान होता है। यानी एक बात याद रखना है, किसमें, नर में जो क्या होंगे,
क्रोमोसोम होंगे। किसमें बाबू? नर में जो क्रोमोसोम होंगे किससे? मादा से। याद रखना है एक क्या होते हैं? कम होते हैं। आपको ये समझ लेना है कि XO है, X है, लेकिन यहाँ O जो है वहां पर रिक्त है, यानी कोई क्रोमोसोम नहीं है। अगर मान के चला जाए कि मादा में जितने भी क्रोमोसोम हो गए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे 20 मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो अगर 20 है किसके अंदर बाबू? मादा के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 20 है। तो अगर नर की हम बात करेंगे, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 19 क्रोमोसोम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है बाबू। किनके अंदर होता है बाबू? कीटों के अंदर XOXX लिंग निर्धारण होता है, खास तौर पे काकरोच, टिड्डा, कीट में, और ग्रास ऑफर भी आपको हमेशा याद रखना। तो उम्मीद है कि ये आपको XOXS लिंग निर्धारण समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? जब क्या आ जाएगा वो XO आएगा तो नर होगा, XX आएगा तो क्या होगा? मादा होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है C नंबर ZZZW। ये जो लिंग निर्धारण होता है बाबू, आपको याद रखना है किनके अंदर बाबू? पक्षी के अंदर, सरीसृप के अंदर, मछली के अंदर होता है। और क्या याद रखना है बाबू? आपको याद रखना है जो ZZ होता है वो किसके लिए? नर के लिए, और ZW किसके लिए? मादा के लिए। यानी जो संतान का लिंग निर्धारण है वो कौन करेंगे बाबू? मादा के क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा। इसके पहले हमने जो 2 देखा बाबू, ध्यान से देखिए, इसमें XO है जो अलग होता है लिंग क्रोमोसोम, वही लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इसमें XY है तो पुरुष का क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यहाँ XO यानी नर का निभाएगा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए बाबू तो कौन आ रहा है? ZW यानी मादा जो होता है, मादा का क्रोमोसोम जो होता है लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और किसमें होता है बाबू? तो याद रखिएगा सरीसृप, पक्षी वगैरह में होता है, ठीक है बाबू। जो भी पक्षी, मोर, कौवा जो भी आएगा, समझिएगा उनके अंदर कौन सा लिंग निर्धारण होगा बाबू? ZZZW। समझ में आया कि नहीं बाबू? देखिए आगे एक और बात किया जाए बाबू कि इनके अंदर आपको याद रखना है कि जो मेजर, आपको याद रखना है दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान होगी, लेकिन मेन जो लिंग निर्धारण का काम करेंगे मादा करेंगे, क्योंकि यहाँ ZW है और यहाँ पे क्या है? ZZ। सेम जो क्या होता है क्रोमोसोम का जोड़ा होता है किसमें? नर में। मादा में क्या होता है? अलग अलग। अब नेक्स्ट जो चौथा आ रहा है वो आपके पास ZZ और ZO। यहां देखना है वो ZZ जो होता है ये किसमें पाया जाता है? नर में। और ZO किसमें पाया जाता है? मादा में। और मादा लिंग निर्धारण में खास तौर पे किनमें होता? तितलियों और पतंगों यानी माउथ्स में ही पाया जाता है, ठीक है बाबू। अब एक बार फिर देखिए बाबू, इसके अंदर भी क्या हो रहा है? किसकी बाबू? यानी जो नर है, नर में जितने भी क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम अगर मान लिया जाए कितनी है बाबू? नर में क्रोमोसोम मान के चला जाए 2n है, लेकिन इनमें मादा में जो क्रोमोसोम होगा, मादा में क्या होगा बाबू? क्रोमोसोम किससे बाबू? इनके क्रोमोसोम से एक कम होगा, क्योंकि इस बार जो O है बाबू ये भी क्या है? खाली है। इसके अंदर क्रोमोसोम हो जाएगा 2n-1। तो ये आपको समझ में आया होगा। जितने भी नर में क्रोमोसोम होंगे उससे ठीक एक कम किसमें होगा? मादा में क्रोमोसोम की संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये 4 आपको हमेशा याद रखना किन में होता है, यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब चलिए हम लोग के पास एक और इसमें क्वेश्चन था कि हम लोग को क्या बताना था बाबू कि यानी पुरुष में, पुरुष नहीं खासतौर पे मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा पुरुषों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आपको याद रखना है बाबू, जैसे मान लिया जाए पुरुष जो होंगे यानी पुरुष, यहाँ पे अगर हम पिता की बात करें, किसकी बात करें बाबू? पिता। इधर हम पिता की बात करते हैं और इधर हम माता की बात करते हैं। अब देखिएगा पिता में जो क्रोमोसोम होगा कितना होगा बाबू? 44 प्लस कितना होगा बाबू? XY। 44 प्लस कितना होगा? XY। अगर हम बात करें माता में बाबू तो कितना होगा? 44 प्लस कितनी होंगी बाबू?
XX होंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ये बाबू जैसे ही क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। क्या बनेगा बाबू? युग्मक। तो युग्मक बनेगा तो कितना हो जाता है बाबू? क्रोमोसोम ठीक क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और कौन सी विभाजन होती है? अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू? 22 हो जाएगा। और 22 के साथ क्या आ जाएगा बाबू? X आ जाएगा। 22 के साथ क्या आ जाएगा? X। 22 इसका आधा होता है तो 22 आ जाएगा 44 का आधा, और XY में X आ जाएगा। और यहाँ पे बाबू कितना होगा? 22। फिर 22 यहाँ होंगे कितना बाबू? 22 प्लस क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये किन में बाबू? युग्मक का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बाबू? युग्मक का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें किसके लिए, किसके लिए? वो मादा के लिए। तो मादा में क्या होगा बाबू? ध्यान से देखिए, इसमें हो जाएगा वो फिर से आधा बटेगा तो कितना हो जाएगा? 22 प्लस क्या होगा बाबू? X होगा। और इसका भी क्या हो जाएगा बाबू? 22 प्लस क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? क्रोमोसोम की संख्या ठीक आधी हो जाती है किसमें? युग्मक में। अब इनके बीच कॉम्बिनेशन बैठाइए, एक नर का मादा के साथ यानी माता का किसके साथ? पिता के साथ। अगर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बैठाइएगा तो 22 और 22 मिलके क्या हो जाएंगे? 44। और यहाँ X और X मिलके क्या हो जाएंगे? XX। समझ में आया कि नहीं आया? यानी 44 प्लस क्या हो जाएगा बाबू? XX। अगर हम बात करें इसका इसके साथ क्या होगा वो देखिए तो 22 और 22 मिलके क्या हो जाएंगे? 44 प्लस क्या हो जाएंगे? XX हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है बाबू? आगे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो बाबू इसमें क्या होगा? अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बैठाइए। अरे बारी बारी से दोनों के साथ ये हो जाएगा 22 प्लस 22 क्या हो जाएगा बाबू? 44 प्लस कितना हो जाएगा? XY हो जाएगा। देखिए X इसका, Y इसका, और इसका भी कितना हो जाएगा बाबू? देख लीजिए 22 हो जाएगा 44 प्लस कितना? Y XY। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। अब देखिए बाबू ये क्या होंगी? लड़की होंगी, क्योंकि इसमें XX आ रहा है। ये भी क्या होंगी बाबू? लड़की होगी। और ये क्या हो जाएगा? लड़का। और ये भी क्या होगा बाबू? लड़का। यानी कितना परसेंट चांस है बाबू? 50-50, 50% चांस है कि होने वाला संतान लड़की और 50% चांस है होने वाली संतान लड़का। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको हमेशा याद रखना है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लिंग क्या है, लिंग निर्धारण कितने प्रकार से होता है, और मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, मैंने आपको बता दिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बंधता क्या है और इसे दूर करने की विधियों का वर्णन करें। देखिए बाबू कह रहा है बंधता क्या है, इसे दूर करने की विधियों का क्या करें? वर्णन करें। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि बंधता का मतलब क्या होता है। कह रहा है वैसी स्थिति जिसमें दंपति मतलब माता पिता संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, बंधता कहलाता है। यानी वैसी स्थिति जिसमें माता पिता यानी दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, यह स्थिति क्या कहलाता है? बंधता यानी स्टेराइल कहलाता है। अब याद रखना है बाबू एक फेमस बात कि संतान उत्पन्न करने में असमर्थ मनुष्यों को क्या कहा जाता है? बंध कहा जाता है। यानी जो मनुष्य संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है, चाहे नर या मादा, उनको किसके नाम से जाना जाता है? बंध के नाम से जाना जाता है। और एक और बात बाबू, बंधता को सामान्यतः पात्र निषेचन यानी पात्र निषेचन के मतलब होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक को किसके अंदर बाबू? तो याद रखना है पात्र निषेचन का मतलब होता है जिसमें नर एंड कौन बाबू? मादा युग्मक को, नर और मादा युग्मक को किसमें बाबू? टेस्ट ट्यूब में। किसमें? टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है? निषेचित किया जाता है। टेस्ट ट्यूब में निषेचित किया जाता है। नर और मादा युग्मक को टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है? निषेचित किया जाता है। समझ में आया कि नहीं बहुत? यानी एक प्रकार के पात्र निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग बंधता को दूर कर सकते हैं।
समझ में आया कि नहीं हो? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बंधता वैसी स्थिति जिसमें दंपति संतान उत्पन्न करने में क्या हो, असमर्थ हो, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। बंधता कहलाता है संतान उत्पन्न करने में असमर्थ मनुष्यों को बंध कहा जाता है। साथ साथ बंधता को सामान्यतः पात्र निषेचन यानी जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक को टेस्ट ट्यूब में निषेचित किया जाता है, इस प्रक्रिया के द्वारा दूर किया जा सकता है। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि बंधता को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है वो बंधता को दूर करने की कुछ विधि हैं। जैसे पहला बाबू, कई बार एग्जाम में इस पे नोट लिखने के लिए आता है, यानी इस पे टिप्पणी लिखने के लिए। से पहला है बाबू जाइगोट अंडवाहिनी स्थानांतरण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। आपको याद रखना है बाबू इस प्रक्रिया के अंदर क्या किया जाता है। ये प्रक्रिया जिफ्ट जो होती है किनके लिए होती है याद रखना है, तो यानी जिनमें क्या हो बाबू, यानी जो क्या होगा वो अंडाणु यानी महिला के लिए। सबसे पहला ये जो प्रोसेस है किसके लिए यूज होगा बाबू, महिला के लिए। और क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से देखिए, यानी अंडाणु, अंडाणु कहाँ से बाबू, अंडाणु कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। तो अंडाणु कहाँ से, अंडाशय से, अंडाशय से किसमें याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन किसमें बाबू, ट्यूब में, ट्यूब में न पहुंच पाए, न पहुंच पाए। यानी जिस महिला में अगर क्या हो बाबू, याद रखना है अंडाणु कहाँ से, अंडाशय से निकलकर कहाँ नहीं जा पाए, फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि बाबू आपको याद रखना है निषेचन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है बाबू, अंडवाहिनी नली में। कहाँ होती है बाबू, अंडवाहिनी नली में। अंडवाहिनी नली में ही किसकी प्रक्रिया होती है, मनुष्यों में निषेचन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो अगर किसी महिला में ये प्रॉब्लम है कि उसका अंडाणु कहाँ से बाबू, अंडाशय से निकलकर कहाँ नहीं जा पा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या किया जाता है बाबू, उस महिला का अंडाणु बाहर निकलकर शुक्राणु से निषेचित करके, यानी आपको क्या करना है बाबू, यानी किसको, शुक्राणु से निषेचित कराकर, कहाँ बाबू, बाहर निषेचित करा के, निषेचित किसको बाबू याद रखिएगा, युग्मनज को, यानी जाइगोट को, युग्मनज को किसमें बाबू, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी नली में, अंडवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है बाबू, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है बाबू जिफ्ट। याद रहेगा बाबू, ZIFT। तो क्या समझे आप लोग बाबू, जाइगोट अंडवाहिनी स्थानांतरण जिफ्ट क्या है, तो याद कर लीजिए यह उस महिला के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसमें महिला का अंडाणु अंडाशय से कहाँ नहीं पहुंच पाता है, फैलोपियन ट्यूब में। और इसमें क्या किया जाता है, उनके अंडाणु को निकालकर शुक्राणु के साथ बाहर निषेचित कराकर उसके अंडवाहिनी नली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है जाइगोट अंडवाहिनी स्थानांतरण यानी जिफ्ट कहलाती है। समझ में आया कि नहीं बाबू, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है बाबू अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। बहुत फेमस है बाबू IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है बाबू याद रखिएगा, ये भी किनके लिए काम करेगा बाबू, बंध महिला के लिए काम करता है। और ये उस महिला के लिए काम करता है बाबू जिस महिला का फैलोपियन ट्यूब, यानी कौन सा ट्यूब बाबू, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब काम न करे, ट्यूब कार्य न करे। तो जिस महिला का फैलोपियन ट्यूब कार्य नहीं करता है उनके लिए बाबू ये बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा वो संतान उत्पन्न कर सकती हैं। और इनमें क्या किया जाता है बाबू, यानी निषेचित, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, निषेचित भ्रूण को, डायरेक्ट किसको बाबू, भ्रूण को किसमें, याद रखिएगा गर्भाशय,
किसमें बाबू? गर्भाशय में क्या किया जाता है? गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता, स्थानांतरित किया जाता है। तो ये आपको फेमस वर्ड याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भ्रूण को डायरेक्ट गर्भाशय में स्थानांतरित करने की टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। समझ में आया बाबू? ये कब किया जाता है? जब महिलाओं का फैलोपियन ट्यूब ठीक से कार्य नहीं करता है। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है बाबू? नेक्स्ट है युग्मक अंडवाहिनी स्थानांतरण, यानी इसमें क्या होती है बाबू? ये भी महिलाओं के लिए ही है। किसके लिए बाबू? महिला के लिए ये भी मेथड काम करता है। ये उनके लिए है बाबू जिनका कौन सा काम नहीं करे? अंडाशय काम नहीं करे। क्या काम नहीं करे बाबू? अंडाशय कार्य न करे, अंडाशय कार्य न करे। अगर अंडाशय कार्य नहीं करेगा, इसका मतलब उनके अंदर किसका निर्माण नहीं होगा बाबू? अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो उनके अंदर संतान उत्पन्न नहीं होगा। अब इसमें क्या किया जाता है बाबू? किसी बाह्य महिला से, किससे? बाह्य महिला, ध्यान सुनिएगा, बाह्य महिला किसी दूसरे महिला से क्या बाबू? अंडाणु लेकर, अंडाणु लेकर किसमें बाबू? बाह्य महिला से अंडाणु लेकर किसमें? तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी स्थानांतरण। तो ये टेक्निक कहलाता है बाबू गिफ्ट, GIFT। क्यों गिफ्ट कहा जाएगा बाबू? क्योंकि जो महिला अंडाणु का निर्माण नहीं कर पा रही हैं तो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, उनके लिए दूसरी महिला अपने अंडाणु देंगी, यानी अंडाणु को गिफ्ट करेंगी, जिसके कारण वह भी संतान उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन शर्त यह है बाबू कि उस संतान के अंदर किसका बाबू? जो बाह्य महिला है उसका गुण आएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो यह प्रक्रिया कहलाती है गिफ्ट। तीनों आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट आपके पास है बाबू अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, ICSI। ये बाबू किनके लिए है? पुरुष के लिए। किनके लिए बाबू? पुरुष के लिए। और ये क्या कहता है बाबू? यानी जिस पुरुष का शुक्राणु, कौन बाबू? शुक्राणु किसको? अंडाणु को, अंडाणु को क्या नहीं कर पाता है? निषेचित नहीं कर पाता, निषेचित नहीं कर पाता है। तो जिन पुरुष में ये प्रॉब्लम है कि अंडाणु को कौन बाबू? शुक्राणु निषेचित नहीं कर पाता है, उनमें क्या किया जाता है बाबू? यानी किसको? शुक्राणु को, शुक्राणु को किसमें बाबू? अंडाणु के। ये बाह्य निषेचन में ऐसा करेगा, शुक्राणु को अंडाणु के किसमें बाबू? याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में क्या कर दिया जाता है बाबू? निषेचित कर दिया जाता है। कोशिका द्रव्य में निषेचित कर दिया जाता है, यानी उनके अंदर भेज दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है बाबू ICSI। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो यानी जब अंडाणु शुक्राणु को निषेचित नहीं कर पाता है तो शुक्राणु को अंडाणु के कोशिका द्रव्य में निषेचित कराया जाता है पात्र निषेचन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। तो यह प्रक्रिया कहलाती है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन। ये चारों आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला ZIFT, दूसरा IUT, तीसरा गिफ्ट और चौथा ICSI। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो पर परागण क्या है, इनके प्रकारों को लिखें। देखिए कह रहा है कि परागण की वैसी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग पौधों के पुष्प भाग लेते हैं पर परागण कहलाते हैं। पर परागण के मतलब होता है
कि दो अलग अलग पौधों के पुष्प भाग लें, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र, यानी अलग अलग पुष्प भाग लें, तो ऐसी प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है बाबू? पर परागण के नाम से जाना जाता है। और आपको याद है बाबू, परागण की प्रक्रिया में क्या होती है? परागण की प्रक्रिया में आपको याद रखना है, यहाँ पे होते हैं परागकण और उनको हम लोग को कहाँ पहुँचाना है बाबू? वर्तिकाग्र। ये होता है बाबू वर्तिकाग्र, यहाँ होता है बाबू वर्तिका और यहाँ होता है बाबू अंडाशय। याद रहेगा बाबू, अंडाशय। तो याद रखना है बाबू कि यहाँ से किसको? पराग कण को कहाँ पहुँचाना है बाबू? वर्तिकाग्र पर पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जब ये अलग अलग पुष्प के वर्तिकाग्र और क्या पराग कण भाग लेंगे तो इनका नाम दिया जाएगा पर परागण। अब ध्यान दीजिएगा, वो पर परागण के लिए वाहक यानी परागक की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिनके आधार पर परागण निम्न प्रकार के होते हैं। यानी अगर इस पराग कण को यहाँ तक पहुंचाना है तो इसके लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है बाबू? एक वाहक की जरूरत पड़ती है, जो क्या कहलाता है? परागक कहलाता है, यानी पॉलिनेटर कहलाता है। इसके आधार पे आपको याद करते चलना है। सबसे पहला होता है बाबू वायु परागण। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें किसमें वायु परागण होता है, यानी वायु परागण आपको हमेशा इंग्लिश वर्ड याद रखना है, एनीमोफिली। किसके नाम से बाबू? एनीमोफिली के नाम से जाना जाता है। और इसमें वाहक कौन होता है बाबू? वायु होता है। और किसमें किसमें होता है? मक्का, गेहूं, धान, घास, बांस, गन्ना, इन सब में किसके द्वारा? वायु के द्वारा परागण होता है। यानी परागकण पराग कोश से कहां तक? वर्तिकाग्र तक। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से पहुंचते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया होगा। आपको इंग्लिश वर्ड ज्यादा क्या रखना है? याद रखना। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वो जल परागण। जल परागण को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बाबू? याद रखिएगा, जल परागण को हम लोग हाइड्रोफिली के नाम से, हाइड्रोफिली को कौन परागण के नाम से जाना था? जल परागण। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा हाइड्रोफिली में किसके द्वारा परागण होगा, तो कहिए किसके द्वारा बाबू? जल के द्वारा। एग्जाम्पल में हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया दो आपके लिए कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया, इनके अंदर परागण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा जल के द्वारा होता है। समझ में आया बाबू? और कई बार कमल पूछता है, तो कमल याद रखिएगा, कमल में किसके द्वारा नहीं होता है बाबू? जल के द्वारा नहीं होता है। कमल में किसके द्वारा परागण होता है? कीट के द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है वो कीट परागण। कीट परागण को याद रखना है, किसके नाम से जानते हैं बाबू? एंटोमोफिली। किसके द्वारा? एंटोमोफिली के द्वारा जानते हैं, एंटोमोफिली के नाम से। बहुत फेमस है। इसमें वाहक कौन होता है? वो कीट होता है। और किनके किनके अंदर होता है? वो कमल और जितने रंगीन पुष्प और सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? कीट के द्वारा। यानी कीट परागकण को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आ रहा है बाबू? नेक्स्ट आ रहा है वो ध्यान से देखिएगा, कौन सा परागण? नेक्स्ट आ रहा है बाबू जंतु परागण। अब जंतु परागण में क्या याद रखना है बाबू? इसको जूफिली के नाम से जाना जाता है। और जंतु में सब आ जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा जूफिली में किसके द्वारा परागण होता है, तो याद रखिएगा जंतु के द्वारा होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बाबू पक्षी परागण। किसका आ रहा है बाबू? पक्षी परागण। पक्षी परागण को इंग्लिश में क्या नाम देते हैं बाबू? ऑर्निथोफिली। और ऑर्निथोफिली में किसके द्वारा होगा? पक्षी के द्वारा। जैसे झुमका और यूकेलिप्टस, यानी झुमका और यूकेलिप्टस में किसके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है? पक्षी के द्वारा होती है। तो आपको इनका नाम याद करते चलना है। जैसे सबसे पहला हम लोग के पास आया वायु परागण, जिसको हमने बोला एनीमोफिली। जल परागण हाइड्रोफिली, एग्जाम्पल याद रखना है। कीट परागण एंटेमोफिली। जंतु परागण बाबू
जूफिली, पक्षी परागण और नेथोफिली। समझ में आया बाबू। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है चमगादड़ परागण यानी चाइरेप्टेरोफिली। चाइरेप्टेरोफिली यानी किसके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है बाबू? चमगादड़ के द्वारा। और किसमें होती है याद रखना है? सेमल और कदम। सेमल और कदम के अंदर किसके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है बाबू? चमगादड़ के द्वारा होती है। मैलेकोफिली, मैलेकोफिली यानी घोंघा के द्वारा परागण होता है, खास तौर पे एरेसी पौधा में होता है। तो आपको ज्यादा क्या याद रखना है बाबू? परागण यानी वाहक के साथ साथ क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। और ये आपको याद रखना है कि पूछेगा कि चाइरेप्टेरोफिली में किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़ के द्वारा। मैलेकोफिली में किसके द्वारा परागण होता है? घोंघा के द्वारा। और नेथोफिली में पक्षी के द्वारा। एंटेमोफिली में कीट के द्वारा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो हम लोग के पास, अंतर स्पष्ट करें। बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। देखिए बाबू, सबसे पहला आपके पास आ रहा है बाबू लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिखना है। पहला आपको याद रखना है बाबू, लघु बीजाणु जनन होता है उसको बोलते हैं माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस और इसको बोलते हैं बाबू मेगा एस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले आपको याद रखना है बाबू, लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही आया कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में क्या बनता है? तो याद रखिएगा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। दूसरा इसमें अगर याद रखना है, पहला गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु यानी अंड कोशिका का निर्माण होता है। यानी ये आपको याद रखना है मादा में, और ये आपको याद रखना है किन में? नर भाग यानी पुष्प के नर भाग और पुष्प के मादा भाग में ये प्रक्रिया होती है। दूसरा पराग कोश के लघु बीजाणु धानी में होता है। यानी ये जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है कहाँ होता है बाबू? ये आपसे पूछा जाए पराग कोश के कौन से जगह में लघु बीजाणु धानी में होता है। यानी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पराग कोश के लघु बीजाणु धानी में होता है, जबकि ये कहाँ होता है बाबू? बीजांड के गुरु बीजाणु धानी में होता है। यानी अंडाशय में पाया जाता है बीजांड, और बीजांड के किसमें बाबू? गुरु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु यानी अंड कोशिका का निर्माण होता है। दो समझ में आ गया बाबू। तीसरा आपको याद रखना है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये बहुत फेमस है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के कौन विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु प्राप्त होता है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है बाबू? गुरु बीजाणु क्या होता है? प्राप्त होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी लघु बीजाणु जनन में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का। गुरु बीजाणु जनन में किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का। लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है लघु बीजाणु धानी में होती हैं, और ये किस में होता है? गुरु बीजाणु धानी। कहाँ पाया जाता है? बीजांड में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो लघु बीजाणु बनेगा, और इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसका? गुरु बीजाणु का। एक और बात याद रखना है बाबू, इसके अंदर आपको याद रखना एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु का किसका बाबू? 4 लघु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि इनके अंदर कितना बाबू? मात्र एक किसका बाबू? गुरु बीजाणु का। गुरु बीजाणु का। और वहीं से अंड कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है बाबू आपके पास? यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में अंतर पूछ रहा है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बाबू, याद रखिएगा। देखिए बाबू, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। तो कहिएगा सर डीएनए का शिथिल रूप होता है, यानी इसमें डीएनए के जो क्या होते हैं भाग होते हैं वो काफी दूर दूर
होते हैं यानी संघनित नहीं होते हैं, जबकि इसमें डीएनए का सघन रूप होता है। याद रखिएगा डीएनए का सघन रूप किसमें होता है, हेट्रोक्रोमैटिन में, और डीएनए का शिथिल रूप किसमें होता है, यूक्रोमैटिन में। यह भी याद रखना है कि यूक्रोमैटिन क्या हो, आनुवांशिक रूप से क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी ये सिग्नल देने का कार्य करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण जो भी होगा, या कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण होने से पहले डीएनए से क्या बनता है बाबू, आरएनए बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन उसमें कौन भाग लेता है, यूक्रोमैटिन भाग लेता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन भाग नहीं लेता है, क्योंकि ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है। यही बात है, या अनुलेखन में ये भाग लेता है, ये अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो यूक्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए का शिथिल रूप, और हेट्रोक्रोमैटिन डीएनए का क्या होता है, सघन रूप होता है। ये निष्क्रिय होता है, ये सक्रिय होता है, ये अनुलेखन में भाग लेता है, लेकिन यह अनुलेखन में भाग नहीं लेता। अनुलेखन मतलब बाबू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में ये क्या लेगा, भाग लेगा, ये भाग नहीं लेगा। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट आप लोग के पास आगे आ रहा है बाबू, समजात अंग और असमजात अंग, यानी इनमें आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले याद रखना है बाबू, समजात अंग क्या होते हैं, और असमजात अंग को किसके नाम से, समवृत्ति अंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बाबू, समजात अंग जो उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो, समान हो, यानी जिनकी कौन समान हो बाबू, उत्पत्ति क्या हो बाबू, समान हो, लेकिन कार्य क्या हो बाबू, अलग अलग, ऐसे अंग को बोलेंगे समजात अंग। इनमें कैसे याद रखेंगे बाबू, जिनकी उत्पत्ति क्या होगी बाबू, अलग होंगी, लेकिन इनका कार्य क्या होगा बाबू, कार्य क्या होगा, समान होगा। उत्पत्ति अलग लेकिन कार्य क्या होगा बाबू, उत्पत्ति समान, और यहाँ पे कार्य क्या होगा, अलग होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना है बाबू ध्यान से, उत्पत्ति क्या था, समान था, और कार्य क्या था वो अलग था, एक ही में लिखा गया था, कार्य अलग था। यहाँ पे याद रखना उत्पत्ति अलग और कार्य क्या होंगे बाबू, समान होंगे, तो उनको हम नाम देंगे असमजातक। याद रहेगा बाबू, उत्पत्ति की दृष्टि से समान होते हैं, ये उत्पत्ति की दृष्टि से क्या होते हैं, अलग अलग यानी भिन्न होते हैं। इन समान भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, ये समान कार्यों को संपादित कर। छोटी सी बात है, आपको याद रखना, ठीक है। अब याद रखना समजात अंगों का विकास अपसारी होता है। अपसारी के मतलब बाबू की उत्पत्ति एक जगह है लेकिन अलग अलग कार्य कर रहे हैं, मतलब बाबू एक जगह से निकलकर अलग अलग कार्य करते हैं। तो फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे 10 में कि जब एक बिंदु से निकलकर अलग अलग फैल रहे हैं तो उनको बोलते हैं अपसारी। तो इनमें कैसा विकास होता है, अपसारी विकास होता है, जबकि इनमें कैसा होता है बाबू, अभिसारी होता है। कैसे अभिसारी बाबू, सबका कार्य एक ही है, सबका कार्य एक ही है, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसलिए ये कैसे होंगे बाबू, अभिसारी होंगे। एक और पॉइंट, इनका विकास कहलाता है समजातता, इनका विकास कहलाता है समरूपता। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग के पास समजात और असमजात। अब लास्ट क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन होगा, देखिए बाबू। नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है वो लामार्कवाद और कौनवाद, डार्विनवाद। लामार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में बात करना है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या समझना है बाबू, लामार्कवाद और डार्विनवाद ये सब किसके बारे में बता रहे हैं बाबू, ये भी आपको याद रखना है। ये सब के सब किसके बारे में बता रहे हैं बाबू, जैव विकास। किसके बारे में बता रहे हैं बाबू, जैव विकास के बारे में बता रहे हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ था। देखिए सबसे पहले याद रखना है, लामार्कवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वजों का जो गर्दन छोटी एवं चारों टांगे छोटी एवं, ठीक है, यानी लामार्कवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वज, जो पूर्वज थे जिराफ के, उनकी गर्दन छोटी और चारों टांगे क्या होती थी, छोटी होती थी और समान लंबाई के होते थे। यानी लामार्क का मानना है कि जिराफ के पूर्वज थे, उनके चारों जो पैर हैं वो पैरों की लंबाई क्या होती थी, समान होती थी, गर्दन क्या होती थी, छोटी होती थी। जबकि डार्विन का क्या मानना है, याद रखिएगा, डार्विन सर का मानना है कि
जिराफ के पूर्वजों के गर्दन और अग्रपाद की लंबाई क्या होते थे, भिन्न भिन्न होते थे। पहला आपको समझ में आया बाबू कि लामार्क ने अपने जैव विकास में, यानी उनकी किताब क्या थी बाबू, याद रखना है फिलासोफिक, ये भी याद रखना फिलासोफिक, फिलासोफिक कौन बाबू, जूलॉजिक। इनकी जो किताब थी कौन थी बाबू, फिलासोफिक जूलॉजिक थी। और इनकी जो किताब थी कौन थी बाबू, द ओरिजिन या द ओरिजिन ऑफ क्या थी बाबू, स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ कौन बाबू, स्पीसीज। इनमें इन्होंने क्या बताया कि जिराफ के जो पूर्वज थे उनके गर्दन और अग्रपाद यानी आगे वाला पैर की जो लंबाई थी भिन्न भिन्न होती थी, जबकि इनका मानना था गर्दन छोटी होती थी और उनके चारों पैर की लंबाई क्या होती थी, समान होती थी। नेक्स्ट याद रखना है कि लंबे वृक्षों से, यानी जब आपदा हुआ नीचे के सभी घास सूख गए, तो उस कंडीशन में लंबे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए लगातार खिंचाव के कारण अगली पीढ़ी वाले संतान ने कुछ लंबी गर्दन वाले हो गए। यानी इनका कहना था कि जब नीचे की जो घास थी वो खत्म हो गई, तो जो जिराफ थे वो ऊपर यानी वृक्ष के पत्तियों को खाने के लिए अपने गर्दन का ज्यादा उपयोग किए, और गर्दन का ज्यादा उपयोग करने के कारण उनके गर्दन में खिंचाव आया, जिसके कारण अगली जो पीढ़ी आई उनमें उनकी गर्दनें क्या होने लगी, लंबी होने लगी। जबकि इनका क्या मानना था, भोजन के लिए क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इनका मानना था कि छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे और बड़ी गर्दन वाले भी जिराफ थे, और इनका मानना था कि जो भोजन के लिए संघर्ष हुआ उसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ पर्यावरण के लिए उपयुक्त हो गए। यानी लंबी गर्दन वाले जिराफ ही अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल पाए और छोटी गर्दन वाले जिराफ उस पर्यावरण के अनुसार ढाल नहीं पाए, इसलिए वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। समझ में आया कि नहीं बाबू। तीसरा आपको याद रखना है बाबू, यानी अंगों के अधिक उपयोग के कारण आधुनिक जिराफ की उत्पत्ति हुई। किनका मानना था, किनका बाबू, लामार्क का, यानी अंग का। इन्होंने माना था कि अंग का ज्यादा उपयोग होने से उसका विकास क्या होता, अधिक होता है। तो जिराफ अपने आगे वाले पैर का यूज ज्यादा किए, जिसके कारण आधुनिक युग के जो भी जिराफ है उनके आगे वाले पैर क्या है, बड़े हैं। ये किनका मानना था बाबू, लामार्कवाद का। जबकि इनका क्या मानना था, प्राकृतिक वर्ण के कारण आधुनिक जिराफ की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। प्राकृतिक वर्ण मतलब प्रकृति के अनुसार चेंज होते गए, और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ विलुप्त हो गए और केवल कौन जिराफ बचे, बड़ी गर्दन वाले जिराफ बचे। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये हम लोग के पास था लामार्कवाद और डार्विनवाद, और दोनों में जो क्या है सिद्धांत है, बस किसके बारे में बता रहा है कि आधुनिक समय के जो जिराफ उनके पैर लंबे कैसे हुए उनके बारे में बताया गया। समझ में आया बाबू। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बाबू, आज का हम लोग के पास लास्ट है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपको क्या बताना है, अंतर बताना। देखिए बाबू, न्यूक्लियोटाइड क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक कार्बनिक यौगिक है जो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है बाबू, बिल्डिंग ब्लॉक है। कौन बाबू, न्यूक्लियोटाइड। और याद रखना न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मिलते हैं, शर्करा। शर्करा कौन होता है, वो पेंटोज शर्करा, यानी जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह पाए जाते हैं। यानी आपको याद रखना है शर्करा प्लस कौन क्षार बाबू, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी कौन बाबू क्षार, और क्या मिले बाबू, कौन समूह, फास्फेट समूह। इन तीनों को मिलने से क्या बनेगा बाबू, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियो क्या मिलेगा बाबू, टाइड मिलेगा। याद रखिएगा क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड, टाइड रहेगा। और अगर बाबू न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो सबसे पहले शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह होता है, और इन्हीं के मिलने से डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। तो आप आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है हम लोग के पास बाबू न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहता है बाबू जिसमें केवल क्या पाया जाए बाबू, नाइट्रोजनी क्षार और
शर्करा मिले यानी जिसमें फास्फेट समूह नहीं मिले तो उसको कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड। देखिए वो स्पेलिंग में देखिए, यहाँ पे क्या है साइड है और ऊपर वाला में क्या है टाइड है, तो यहाँ कह सकते हैं शर्करा और प्लस में क्या आएगा बाबू, कौन क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। तो इनके मिलने से क्या बनेगा बाबू, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और पिछली वाला क्या था बाबू, टाइड था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह नहीं पाया जाता है। तो ये था हम लोग का बाबू आज का कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।